सर हाँ सर बताइए। हमको 10 मिनट के लिए कोहोस्ट बना दीजिए, हम सबको वो कर देंगे चैट टू नवाब और ये सब, उसके बाद हटा दीजिएगा। अच्छा रिमशा तुम, अच्छा रिमशा लैपटॉप से यूज करती है ना? यस सर, नहीं हम रहने मैंने दो, कर सर देता चलने हूँ। दो, फोन से चलने दो, एंटर कर कोई सकते हैं। चलने दो, करने दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो ठीक है। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। नाउ वी हैव टू स्टार्ट विद आवर स्टैटिस्टिक्स। स्टैट शुरू करते हैं ना? सर सबको म्यूट कर दें। हाँ सबको म्यूट कर दो दोस्त। मैं पता ये क्लास चाहता तो छुट्टी कर सकता, लेकिन मेरे को अंदर से फीलिंग आ रही कहीं एग्जाम जल्दी, कहीं मेरे 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 को अंदर से फीलिंग आ रही कि एग्जाम जल्दी ना हो जाए, इसलिए मैं चांसेस ना ले रहा हूँ। ठीक है, तो क्लास अब मेरे को तो सर की तबीयत खराब की वजह से मेरे को क्लास लेना पड़ रहा है, तो कोई नहीं, अच्छा है, बढ़िया। आज स्टैट्स, आज ही हम लोगों ने पढ़ा प्रोबेबिलिटी, आज स्टैट्स फिनिश कर लेंगे हम लोग, है ना? तो नाउ वी हैव स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स ऑलमोस्ट चीजें हमने पढ़ रखी है, स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट। तो स्टैट्स वाला पार्ट हमने कहाँ पढ़ा था? हमने पढ़ा है, थोड़ा सा पढ़ा है अपना जो चैप्टर हम लोग इससे पहले पढ़ रहे थे ना, रिप्रेजेंटेशन नहीं, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ, वहां पे बात किए थे। सर का तबीयत खराब, आप भूल रहे हैं, अच्छा है मतलब क्या कहना चाह रहे हो? भूल रहे हैं अच्छा है मतलब समझा नहीं। चैट ऑफ कर दिया मैंने, बहुत आप लोग इधर उधर की फीलिंग में बात करते हैं। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं, स्टैट्स के बारे में। जरा स्टैट्स का डिफिनेशन जानो आप, क्योंकि मैंने वहां पे ग्राफ से शुरुआत किया था, तो स्टैट्स के डिफिनेशन जानना आपके लिए जरूरत है, ताकि यहीं से आपकी हरारत शुरू होगी स्टैटिस्टिक्स, जो मैं 10th क्लास के बच्चों को जिस अंदाज में लेके चलता हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट चीजें वहीं पे दिख रही है। मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, क्योंकि बहुत सारी बातें मैं ऑलरेडी पहले पढ़ा चुका हूँ आप लोग को, इसलिए स्टैट्स के डिफिनेशन से शुरुआत करते हैं। तो कहते हैं इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, मैथ्स बोले या मैथमेटिक्स बोले, मैथमेटिक्स, ठीक है, दैट डील्स विद द, दैट चाहो तो लिख सकते हो आप लोग, डिफिनेशन चल रहा है, दैट डील्स विद द रिलेशनशिप, that deals with the representation, that deals with the, पहले तो कलेक्शन, उसके बाद रिप्रेजेंटेशन, देन एनालिसिस, दैट डील्स विद द कलेक्शन, देन रिप्रेजेंटेशन, और उसके बाद है अगला एंड एनालिसिस ऑफ डेटा, एंड एनालिसिस ऑफ डेटा। दोस्तों थोड़ा देर के लिए मैं वीडियो ऑफ रखूंगा, क्योंकि मैं आपके इंतजार में था कि यार मैं पेट पूजा करूंगा, अचानक सब मेरे को क्लास लेनी पड़ी, तो पेट पूजा मेरा बाकी है। ठीक है, और सुबह से क्लास ले रहा हूँ, सुबह से क्लास ले रहा हूँ, लगातार क्लास ले रहा हूँ ना, चौथी क्लास होगी आज, नहीं पांचवी, 1 2 3, अच्छा एक कैंसिल किया, वीडियो ऑफ करो ना, वीडियो ऑफ कर रहा हूं थोड़ी देर के लिए। तो इट इज द कलेक्शन, रिप्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा, डेटा की एनालिसिस करवाता है ये आपको। तो ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, मैथ्स का वो ब्रांच जहां पे डेटा की कलेक्शन के बारे में, रिप्रेजेंटेशन के बारे में और उसके एनालिसिस के बारे में जानेंगे हम लोग, तो उसको कहते हैं हम लोग क्या? स्टैटिस्टिक्स। अब यहाँ पे सर 3 वर्ड आए, इनफैक्ट 4 वर्ड बोलूंगा मैं। एक तो चचा डेटा है, दूसरा बहन जी है कलेक्शन, तीसरे भाऊजी रिप्रेजेंटेशन, और चौथे ताऊजी एनालिसिस। इसी पे पूरा स्टैटिस्टिक्स खत्म है, इसी पे पूरा स्टैटिस्टिक्स खत्म है। तो सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि डेटा क्या है सर। तो ये डाटा, ये वो डाटा नहीं है, अक्सर लोग इसको डाटा डाटा पढ़ते, गलत है, इसके करेक्ट प्रोनाउंसिएशन डेटा होता है। इसको हम लोग बोलते हैं, जैसे पहले बताया था मैंने, फैक्ट्स एंड फिगर्स कलेक्टेड फॉर अ डेफिनेट पर्पस, फॉर अ डेफिनेट पर्पस।
किसी डिफिनिट पर्पस के लिए आप फैक्ट्स और फिगर्स को कलेक्ट करते हैं, किसी काम के लिए जो डेटा को आप कलेक्ट करते हैं, नॉलेज को या नंबर्स को कलेक्ट करते हैं, उसको डेटा कहेंगे हम लोग। ऐसा नहीं कि मूड हुआ किसी का भी नाम पूछ लिया, बता भाई सबका पूरे मोहल्ले में नाम पूछते चल रहे हैं, अरे कोई मकसद तो होगा तभी तो नाम पूछ रहे होगे, ऐसे मजे में थोड़ी चल रहा है मामला। तो कोई डिफिनिट पर्पस के लिए आप करते हैं, उसको हम लोग डेटा कहते हैं। आपका एनसीईआरटी कहता है डेटा का डेफिनेशन, द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड इन ऑल सच मैनर्स, ना द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड इन ऑल सच केसेस इज कॉल्ड डेटा। एनसीईआरटी ने ये कहा। कोई गलत नहीं कहा है, स्टार्टिंग में कुछ केसेस बताया उसमें बात यही निकल के आ रही है। ठीक है, अगर हम इसके खानदान से मिले टाइप्स ऑफ डेटा के, तो दो तरह के होते हैं, है ना। एक होता है भाई साहब प्राइमरी डेटा, और दूसरा होता है भाई साहब ना सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा वो डेटा जो बंदा जाके खुद से कलेक्ट करे, उसको हम लोग प्राइमरी कहते हैं। कलेक्टेड बाय हिमसेल्फ और हरसेल्फ, शॉर्ट में लिख रहा हूं, पूरा अंग्रेजी लिखने की क्या फायदा। कलेक्टेड बाय, है ना, हिम सेल्फ या लड़की हो ऐसी जरूरी तो हर सेल्फ दोनों हो सकता है सर। और यहाँ पे ना कलेक्टेड बाय अदर सोर्स, किसी और से आपने मेरे आके किसी ने मेरा सिस्टम हैक कर लिया और उठा के ले गया, किसी और से पूछ लिया बता भाई उसका नाम क्या था, तो किसी और सोर्स से आप कलेक्ट करें, है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी डेटा। तो कलेक्टेड बाय अनदर सोर्स, किसी और से जाके आपने डेटा को माना है या लाया है, तो उसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी डेटा। अब समझने वाली बात, आपसे खुद चैट सेक्शन में थोड़ी देर के लिए ऑन कर रहा हूं, बस आप बताना मेरे को कि प्राइमरी डेटा ज्यादा भरोसेमंद होगा या सेकेंडरी डेटा ज्यादा भरोसेमंद होगा, विच ऑफ दीज इज ज्यादा भरोसेमंद। ना 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 ओए बिलाल, सेकेंडरी कैसे? रौनक का कहना सबसे बढ़िया है गूगल डेटा। मैं आपको बता दूं गूगल में हर बातें सही नहीं लिखी भी, याद रखेंगे आप। इस पे मैं बहस भी कर चुका हूं बच्चों से। गूगल की बातें जो आप अपलोड कर दोगे, मैंने अपलोड कर दिया ये एमयू का 11th एंट्रेंस का डेट ये है, वो मान लेगा। आप सर्च करोगे निकल के आ जाएगा आपके सामने। ठीक है, तो ये एकदम गलत बात है, गूगल बाबा भी सही नहीं है। तो अब बात आई जब आप खुद से कलेक्ट करते हो, आप पता है कि किस डेटा को किस अंदाज में कहां से उठाया, क्या वैल्यू है उसकी, तो प्राइमरी को आप ऑब्वियस सी बात है ज्यादा तवज्जो दोगे। इसीलिए प्राइमरी डेटा इज मच मोर रिलायबल दैट सेकेंडरी डेटा, है ना। तो प्राइमरी डेटा इज रिलायबल, भरोसा किया जा सकता है, रिलायबल देन सेकेंडरी डेटा। ठीक है, जल्दी से ये पेज खत्म करो, हम भी अपना आधा पार्ट खत्म करते हैं इधर। सोफी किसी प्रोफेशनल से भी लो, किसी प्रोफेशनल से भी लो, मैं प्रोफेशनल से भी लूं, मेरे भी डेटा गलत हो सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको ये बात पता है कि प्राइमरी डेटा एकदम सही होगा, क्योंकि आपने उस पर खुद से मेहनत कर रखी होगी, तो आपका डेटा ज्यादा चांसेस या सिक्योर होने के चांसेस है। ठीक है, सेकेंडरी डेटा ज्यादा सिक्योर होता है, ना 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 ना, क्या कह सकते हो सिक्योर होता है, इसकी क्या गारंटी है? ऐसा नहीं कह सकते हम लोग। तो अब आप जब डेटा के बारे में जान गए हो बच्चों, ठीक है, डेटा के बारे में जान गए हो आप, तो फिर मैं आपको एटलीस्ट ये बता दूं, ये चचा कहाँ है, ये सब जो आप बोल रहे हैं सर, ये भाई साहब लोग काका आ गए हैं। ठीक है, एमएम सबसे पहले बीएससी का एंट्रेंस है 20 सितंबर को ना, बीएससी का। अभी टॉपिक से हट के जो बात करते हैं ना, ये मेरे को थोड़ा बुरा लगता है, ये थोड़ा बुरा लगता है, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं कुछ और बात जा रही है कुछ। ठीक है, लक्ष्य छावरा का ना 1000 व्यूज हो गया, छोड़ो ये सब बात, क्या यार, क्लास करो ना, ज्यादा अच्छा है, ये ध्यान देते हैं ना हम लोग। डेटा का कलेक्शन, आप क्या करोगे, आप किसी का स्टैटिस्टिक्स जानना चाहते हो, जैसे मैं खुद अपने स्टैट्स पे बिलीव करता हूं, मैं अपने बूस्टर की पूरी स्टैट्स निकालता हूं कि कितना सेल हो रहा है, कितना कन्वर्जन हो रहा है, कहाँ कमी आए, इस सब चीजों का हम कलेक्शन करते हैं, डेटा का कलेक्शन करते हैं। तो डेटा को हम कलेक्ट तो कर लिए, मान लीजिए हमने यहाँ से पता कर लिया, यहाँ इतनी किताबें बिकी, यहाँ इतनी का है, यहाँ इतना, हर जगह डेटा को हमने कलेक्ट कर लिया। अब वो डेटा को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? क्या उसको नंबरों के फॉर्म में लिखोगे? क्या उसको ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे?
क्या अच्छा तरीका होगा या किन किन तरह से हम डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कलेक्शन के बाद अगला स्टेप होता है आपका रिप्रेजेंटेशन। चलिए सर बाबा हम रिप्रेजेंट तो कर दिए, अब उसकी एनालिसिस ऑफ डेटा, डेटा की एनालाइज करेंगे डेटा को कि डेटा कितना अच्छा है, खूबसूरत है, तो एनालिसिस ऑफ डेटा की आपको जरूरत पड़ेगी। तो उसको समझना, हाँ यार यहाँ पे ना इस दुकान वाला ना खामों का पैसा ज्यादा ले रहा है, बेच कम रहा है माल, तो उसका डेटा का एनालिसिस कर रहे हैं आप। तो एनालिसिस ऑफ डेटा इज जरूरी, और यहीं पे आप लोग एनालिसिस में मीन, मीडियन और मोड पढ़ते हो। यहीं पे आपका मीन, मीडियन और मोड का कॉन्सेप्ट आता है एनालिसिस ऑफ डेटा में। तो उसी सीक्वेंस में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बस ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। एनालिसिस कम से कम एक लेक्चर पढ़ाता हूँ, 1 से 1.5 लेक्चर। हल्का सा बस आपको टच करना है मीन, मीडियन, मोड, दैट्स इट, ठीक है। और अगर आपको सच में चाहिए कि आप ना एकदम नवाब सर का डेप्थ वाला 9th 10th के डेप्थ वाला, इनफैक्ट 9th के डेप्थ वाला स्टैट्स पढ़नी है आपको, मैं पूरा का पूरा लेक्चर आपको दे रखा हूं, वहां पे जाके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये हो जाए तो बताइएगा आप लोग मेरे को। लेक्चर ना वहीं पे अवेलेबल है, लेक्चर अपना स्टैट्स का भी हाल फिलहाल में मेरे चैनल पे जाना, वीडियोस को स्वाइप करना, तो वहां पे स्टैटिस्टिक्स के नाम पे मिल जाएगा ना यार। सरफराज अगर सब अपलोड कर देंगे ना, मेंसुरेशन में सब कुछ अपलोड कर देंगे, तो बच्चा कौन सा मेरे से पढ़ेगा यार। और लाइव का अपने में अलग मजा, मैं तो आपको एडिशनल कर, मैं आपको बेस बनाऊंगा। आप आज का लेक्चर पढ़ो, आज का लेक्चर पढ़ो, उसके बाद जाके वो लेक्चर आपको अच्छे से मजे में समझ में आएगा, है ना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी चीजें हैं, सब कुछ कर ही दूंगा तो फिर क्या मजा। नेक्स्ट 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 बढ़ते हैं ना, नेक्स्ट। डन। अब मैं आपके सामने भी रखा हूं चीजें। तो एनसीईआरटी में कलेक्शन तो हम लोगों ने चल लिया, अब अगला बात आता है रिप्रेजेंटेशन। सुन लो एकदम, एक पेज में हम पूरा रिप्रेजेंटेशन आपको खत्म करने वाले हैं। रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। डेटा को हम लोग दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ या पिक्चर्स के फॉर्म में। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक बोलते हैं हम लोग, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और एक होता है टैबुलर रिप्रेजेंटेशन। इस सब के बारे में हम लोग ऑलरेडी पहले बात किए हुए हैं, एक लेक्चर हुआ होगा। जैसे कहते हैं ना, पिक्चर सेज 1000 वर्ड्स, तो सबसे बेस्ट वे जो माना जाता है दैट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफ के फॉर्म में हम लोग चीजों को ज्यादा अच्छे समझ सकते हैं ना। शादी ब्याह के लिए रिश्ता भेजते तो फोटो भेजते हैं, इसीलिए जल्दी भेजते हैं, पहले फोटो से तो पसंद कर लो, है ना, उसके बाद बात करते हैं हम लोग। तो ग्राफिकल में सबसे पहला जो एनसीईआरटी, देखो पिक्टोग्राफ यहीं पे दे रखा है, पिक्टोग्राफ यहीं पे दे रखा है जो हम लोगों ने कल छोड़ा था। या आपके एनसीईआरटी में पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा यूजिंग सिंबल्स, सिंबल्स की मदद से जब आप पिक्चर में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं पिक्टोग्राफ। चलिए ठीक है, पढ़ा हुआ है सर। अगला इस बार ग्राफ, बार ग्राफ, का ही लिख रहे सर, डायरेक्ट बार ग्राफ लिखे ना। तो बार ग्राफ के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है, और यदि इसी में मेरे को याद आ रहा था डबल बार ग्राफ, तो ये सब दे रखा है यहाँ पे। डबल बार ग्राफ भी है आपके सामने, ऐसे भी आप डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये सब टाइम हमारा बच गया, ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे पढ़े हुए हैं, ठीक है। अच्छा, डेटा को और किस तरह से हम लोग अरेंज कर सकते हैं, लगे आप इसी में देख लेते हैं। ये पाई चार्ट वाला कहाँ चला गया भाई? अच्छा, हिस्टोग्राम हिस्टोग्राम, अच्छा यहाँ पे है सर्किल ग्राफ और पाई ग्राफ, अगले पार्ट में दे रखा है। तो वी हैव सर्किल ग्राफ, सर्किल ग्राफ आ रहे हैं, उसके बाद सर्किल ग्राफ कहूं या पाई चार्ट कहूं। देखो पाई चार्ट था, वहां पे एक और कोई नाम था, बताना जरा वहां पे नाम क्या था? सर्किल ग्राफ, वहां पे पाई ग्राफ करके ऐसे कुछ था ना, चैप्टर नंबर 15 में। आप लोग कभी पढ़ा रहा हो ना, याद नहीं हो ना चीजें, याद हो जाएंगी सारी अब कुछ कुछ सालों में, 2-3 बार पढ़ाऊंगे एक ही साल में। बार ग्राफ हो गया, पाई ग्राफ, पाई ग्राफ या सर्किल ग्राफ, सर्किल ग्राफ, पाई ग्राफ यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे मैं क्या बोला दूसरी होगी ना, पाई ना, लाइन ग्राफ अलग चीज होता है, पाई चार्ट या पाई ग्राफ,
ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे सवाल दे रखे हैं पाई चार्ट के ना, तो शायद हम लोग करें यहाँ पे। और उसके बाद 5वां वाज हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम के बारे में, किंक विंक के बारे में सब कुछ हम लोग देख चुके थे हिस्टोग्राम के बारे में, ठीक है। और छठा जो मैंने बोला कि हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन पढ़ेंगे क्लास 9th में, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो ये हमारे पार्ट नहीं है, नहीं पूछा अभी तक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में। बस इतने तरह से ग्राफिकल वे में हम डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सब पढ़ा हुआ है, सब पहले से पढ़ा हुआ है, ठीक है, सब पहले से पढ़ा हुआ है। अच्छा, अब आते हैं जरा टेबुलर फॉर्म। उतार ले पहले, इतना उतार ले जरा इसका, फिर हम ग्रुपिंग, डेटा, विड्थ विड्थ सब बातें बताते हैं, बार्स विद अ डिफरेंस। आ रहा हूं। रॉ डेटा क्या होता है सरफराज, यहीं से शुरू करेंगे, टेबुलर फॉर्म में रॉ डेटा शुरू करेंगे ना थोड़ा सा। अगले तो पहले अगर तुम्हें क्विक रिवीजन चाहिए तो जाके पूरा लेक्चर देख लो, एक लेक्चर में मैंने खत्म कराया है, उससे बड़ा क्विक रिवीजन कुछ नहीं हो सकता। लेट्स, तुम लेट हो, 1 घंटा पहले हमने क्लास लेके सारा मोटिवेशन दे दिया है। सारा धमकी मिल गया। हाँ हाँ यार, अब तुम लोग अचानक से क्लास लिए ना, डायरेक्टर होने का यही नुकसान है थोड़ा सा। तो ये मैं देखता हूँ दोपहर की क्लास में बच्चे कम है, अभी है ना 72-73 बच्चे क्लास कर रहे हैं। दोपहर वाले में 6 से 7 वाली क्लास बच्चे कम करते हैं, ये भी मैं रिकॉर्ड देख रहा हूँ। ये क्यों कम करते हैं बच्चे आप लोग, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। आज की क्लास की रिकॉर्डिंग हो चुकी होगी तो पहले थोड़ी देर में, आधा घंटे में आ जाती है रिकॉर्डिंग। चलिए दोस्तों, हम लोग आ रहे हैं जब टेबुलर मेथड की तरफ ना, टेबुलर मेथड की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। तो टेबुलर मेथड में क्या है, टेबल के फॉर्म में हम चीजों को रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन उससे पहले भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें आपको बताना है, हमें आपको बताना है। तो पिक्चर उच्चर की बात तो हम करेंगे, अभी इसी का हम हिस्टोग्राम फिर से बनाएंगे, अभी आपको दिखाऊंगा हिस्टोग्राम वाला पार्ट, ठीक है। तो सबसे पहले ना डेटा को हम जैसे लाएं और उठा के मुंह फाड़ के ला के रख दिए, भाई बता तेरा नंबर, ए भाई तू बता अपना नंबर, ए भाई तू बता अपना नंबर, ए भाई तू बता अपना नंबर, सबका नंबर ला ला के ऐसे उठा के मुंह फाड़ के रख देते हैं, उसको हम लोग कच्चा डेटा, रॉ डेटा कहते हैं। कच्चा डेटा, रॉ डेटा, डेटा अरेंज्ड एज इट इज, है ना, डेटा डेटा कलेक्टेड एंड रिटेन एज इट इज, कलेक्ट किया उसको हम उसी अंदाज में जैसे जैसे कलेक्ट करते जा रहे हैं उस तरह से हम इसको लिखते जाएं एज इट इज, वो हो गया हमारा रॉ डेटा। एग्जैक्टली मुनाफ का एकदम बहुत शानदार कहना है, अनऑर्गेनाइज्ड मैनर में आपने अगर रखा है उसको, अनऑर्गेनाइज्ड मैनर में आपने रखा है तो उसको हम लोग रॉ डेटा कहेंगे। अब रॉ डेटा में एक छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा हल्का सा चेंज कर दें, डेटा को बना दे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर हम इसको बना दे, दैट इज नॉट टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म का पार्ट नहीं है, ये नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन की तरफ हम लोग जा रहे हैं, जनरल असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ डेटा।
डेटा को हमने या तो बढ़ते क्रम या तो घटते क्रम में असेंड कर रहा है या डिसेंड, घट रहा है या बढ़ते में लगा रहे हैं हम लोग, तो उसको एरे बोलते हैं, एरे। और ये जब मीडियन हम लोग निकालते हैं तो उसमें सबसे पहले हम लोग एरे बनाते हैं ना, एरे बनाओ उस डेटा का मीडियन के लिए, तो एरे। अच्छा, एरे के बाद वी हैव व्हाट, एरे के बाद अब हम लोग जो पढ़ेंगे रॉ डेटा, एरे, एरे के बाद हाँ एक छोटा सा पार्ट इसमें रेंज। रेंज पे आप लोगों पे सवाल पूछा गया और 6 इंटरेस्ट में तो बहुत बार है। रेंज इज वेरी सिंपल, रेंज कहते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑब्जर्वेशन, मैक्सिमम वैल्यू ऑब्जर्वेशन माइनस मिनिमम वैल्यू ऑब्जर्वेशन। मैक्सिमम सबसे ज्यादा वैल्यू जो था ऑब्जर्वेशन का उसमें से सबसे छोटा वाला घटा दें। जैसे एक डेटा मैंने कलेक्ट किया 4, 10, 20, 3, 4, 9, 7, 6, 8, 50, 40, 3 है ना, 2, ऐसे करके मैंने डेटा को अरेंज कर दिया। ठीक है ना, हाईएस्ट लिमिट लोएस्ट लिमिट नहीं मुनाफ, ऑब्जर्वेशन की वैल्यू मैक्सिमम, डिफरेंस बोलना गलत है रेहान, हाँ डिफरेंस है तो सिंपल बोल सकते हैं डिफरेंस ऑफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑब्जर्वेशन, चलेगा चलेगा, डिफरेंस चल सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे बड़ा डेटा मेरे को 50 शायद दिख रहा है, हाँ बिल्कुल सर, तो रेंज इस पूरे डेटा का क्या हो जाएगा, रेंज विल बी, सबसे बड़ा डेटा है 50 और सबसे छोटा मेरे को यहाँ पे दिख रहा है सर 2, तो 50 - 2 द आंसर इज 48। तो रेंज आपको पता होना चाहिए। ये भी ना रेंज, ये भी एनालिसिस का पार्ट है, एनालिसिस के पार्ट में आता है, रिप्रेजेंटेशन का पार्ट नहीं है। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन का पार्ट एरे है, लेकिन एरे बना लेने के बाद अगर मैं इसका एरे बनाऊं, जेलेडी में सबसे छोटा नंबर 2 है, उसके बाद क्या है सर 50 है सर, और छोटे मोटे जो भी आ रहे हैं, 2 के बाद 3 आया सर, 3 कितने बार आया, 2 बार आया सर, फिर 4 आया सर, 4 के बाद और भी जो जो नंबर, इस तरह से आप एक बार और 4 है सर, इस तरह से अरेंज करते, दिस एन एरे, एरे है, इसको हम एरे कहेंगे। तो अब आपको पता चल गया सर रॉ डेटा, एरे, रेंज पता चल गया। अच्छा, फ्रीक्वेंसी क्या होता है सर, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कहते हैं कोई ऑब्जर्वेशन जितने बार आए तो उसको हम उसका फ्रीक्वेंसी, उम्मीद है ऑब्जर्वेशन आपको पता होगा, हर जो सिंगल पॉइंट होते हैं इसको हम लोग ऑब्जर्वेशन बोलते हैं, जो डेटा है ना सिंगल डेटा इज टर्म्ड एज ऑब्जर्वेशन, शॉर्ट में मैं ऐसे लिखूंगा, पूरा नाम इज ऑब्जर्वेशन, याद रखेंगे आप, घबराएंगे नहीं, ऑब्जर्वेशन, क्योंकि आप बच्चे लोग इसलिए मैं एक चीज बता रहा हूं, ऑब्जर्वेशन कौन कौन से डेटा को आप देख रहे हैं, दैट इज ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व कर रहे हो, देख रहे हो आप। फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ टाइम्स एन ऑब्जर्वेशन इज रिपीटिंग, नंबर ऑफ टाइम्स है ना, नंबर ऑफ टाइम्स एन ऑब्जर्वेशन इज रिपीटिंग, नंबर ऑफ टाइम्स एन ऑब्जर्वेशन इज रिपीटिंग, कौन सा कितने बार रिपीट कर रहा, एकदम सही है, चल रहा है, नंबर ऑफ टाइम्स पार्टिकुलर एंट्री, हाँ सही है, पार्टिकुलर एंट्री बोलो, एन ऑब्जर्वेशन, किसी एक ऑब्जर्वेशन के बारे में बात कर रहा हूं। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं बताओ फ्रीक्वेंसी 3 की कितनी है, तो आप बोलेंगे सर 3 कितने बार आया, 2 बार, इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है। मान लो 4 यहाँ पे 4 5 बार 4 हो जाता, तो 4 हम यहाँ पे 5 बार लिखे होते, तो काउंटिंग में कितने बार 4 आया सर, तो 5 बार आया, तो हम बोलते हैं 4 की जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज 5, कितने बार आया, नंबर ऑफ टाइम्स एन ऑब्जर्वेशन इज रिपीटिंग इज टर्म्ड एज फ्रीक्वेंसी। क्लियर है, हाँ सर एकदम क्लियर है सर। अब आगे बात करते हैं, जैसे आपके एनसीईआरटी में कुछ कह रखा है कुछ इस तरह से ना, 8 सब्जेक्ट ऐसे करके लिख रखा है ना, जैसे हम बात कर लें ए बी सी डी एफ ए बी सी डी और यहाँ पे सी डी ए, ऐसे करके मैंने कुछ डेटा दे रखा है, रैंडम दे रखा है। अब इसका एक अरेंजमेंट करने जा रहे हैं, इसका अरेंजमेंट करने के लिए हमने क्या किया कि यहाँ पे मैंने वर्ड लिखा लेटर्स, एनी सिंगल डेटा इज ऑब्जर्वेशन, एग्जैक्टली सही बोल रहे हो, एनी सिंगल डेटा इज ऑब्जर्वेशन, ठीक है, एनी सिंगल ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड, जैसे यहाँ पे मैंने लेटर्स लिया, लेटर्स को कल को मैं सब्जेक्ट ले सकता था, आपके एनसीईआरटी में जो एग्जांपल सब्जेक्ट है। अब लेटर कौन कौन से यूज हुए हैं दोस्तों, ए हुआ और कौन सा यूज हुआ सर, बी हुआ और कौन सा यूज हुआ सर, सी हुआ और कौन सा यूज हुआ सर, डी हुआ और उसके बाद एफ यूज हुआ सर। तो आपने लेटर्स सारे लिख दिए। अब वो लेटर्स कितने कितने बार आए, तो हम क्या करते हैं, हम ए को ढूंढते हैं। हमने देखा एक बार आया, फिर देखा एक बार और आया, फिर देखा एक बार और आया, फिर देखा एक बार और आया, तो एक कितने बार आया। तो ये जो हमने ये जो डंडा मार रहे हैं ना, इसी को हम लोग टैली मार्क कहते हैं, इसको टैली मार्क कहते हैं। मतलब आप मिला रहे हो, टैली कर रहे हो, खट 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 खट। मैं क्या करता हूँ, नंबरिंग को क्वांटिटी करने के लिए मैं इसे काट देता हूँ। काटने से फायदा क्या होता है, ये अब हम इसको देखेंगे अभी नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी काउंट हो चुका है।
अगर हम बी की बात करें तो 1 बार, 2 बार और 3 बार, तो बी की टैली मार्क्स 3 हो गया। सी की बात करें तो बी को मैं भी हटा देता हूं इस तरह से, ठीक है। सी की बात करें तो कुछ सी हम बढ़ा देते हैं ना, कुछ सी बढ़ा देते हैं, कुछ चीज सिखाने के लिए मैं सी बढ़ा रहा हूं। अब सी को जरा काउंट करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन सबके लिए मेरे तरफ से, फाइंड रेंज ऑफ, ये हम बाद में कर लेंगे आपके तरफ से, है ना। तो चैट हम ऑफ कर देते हैं किसी भी सबके तरफ से। तो सी की अगर हम बात करें तो 1 2 3 3 3, ये सी लिखने की कोशिश की थी मैंने, नाकाम कोशिश। 4 5 4 4 4 के बाद ये 5, कहते 5 में इसे मत चले जाओ, 5 6 7 8 9 10 11, फिर मालूम चला इसको भी काउंट करना पड़ जावे, है काउंट करो ये कितना है, काउंट करना पड़ जावे। तो कहते कि ना अब ऐसा करो 5 जैसे हो जाए ना, ऐसे इस तरह से काट दो। तो ये एक बहुत अच्छा सवाल बन सकता है कि टैली मार्क में 5 कैसे रिप्रेजेंट करता है, या टैली मार्क में अगर ये रिप्रेजेंटेशन है तो ये बताइए ये कितने के बराबर है, ये बताइए कितने के बराबर है, बताओ आंसर जल्दी चैट सेक्शन में, कितने के बराबर है ये। बस एक इंसान को पता। अच्छा मैंने आप लोग का चैट ऑफ कर रखा होगा ना, इसलिए जवाब नहीं आ रहा होगा। चलो चैट ऑन कर दिया मैंने, खाली मॉनिटर ने जवाब दिया ना, तब भी इतने लोग गलत बता रहे हैं। बहुत तो गलत बता रहे हैं, अभी भी गलत बता रहे हैं बहुत लोग। बिल्कुल 5 5 5 5 5 कितने बार आया, 5 बार, 25 25 और 3 कितना हो गया, 28। तो ये 28 लिखा हुआ है, तो टैली मार्क आपको पता चाहिए, ठीक है। कितना हो गया, 1 2 3, दो अगर इसको हम काट चुके होते हैं ना, हमें पता होता है कि हम इसको काउंट कर चुके हैं, और एक 6, तो 5 और 1 6, 6 हो गया, ठीक है। अच्छा हम डी की बात करें तो 1 2 3, डी 3 बार आया सर, तो 1 2 3। एफ की बात करें तो एफ 1 बार आया सर, एफ 1 बार आया। अब हम इसकी क्या करेंगे, इसकी हम फ्रीक्वेंसी लिख देंगे यहाँ पे कि ये कौन कितने बार आया, तो ये 4 बार आया, ये 3 बार आया, ये 6 बार आया, ये 3 बार आया, ये 1 बार आया, 1। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन हमने डेटा का किया है बच्चों, ये जो रिप्रेजेंटेशन है डेटा का, इसको हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। यहां पे हमने डिस्ट्रीब्यूट तो कर दिया है, लेकिन इसको हमने अच्छे वाले तरीके से नहीं किया। इसको बेसिकली इस तरह के सवाल को हम लोग कहेंगे दैट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बोलते हैं इसको हम लोग। सत्रह में समझा नहीं, 17 क्या कहना चाह रहे हैं आप? अच्छा टोटल सम 17 है, हाँ हाँ बिल्कुल 17 डेटा लिखे हुए, अगर हम पूछें टोटल डेटा कितना तो आप 17 बोल सकते हैं। रेंज तो क्लियर है यार, रेंज तो क्लियर है ना हमारा। रेंज इज सबसे बड़ा डेटा माइनस सबसे छोटा डेटा, दिस इज रेंज। इतना आसान है। अब यार हर काम वो सब अगला में पढ़ने वाले हैं ना, अगला में पढ़ने वाले हैं। और यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताए। सब एवरेज एवरेज सब कल के 10 में पढ़ेंगे, टेंशन ना लो, सब कल के टर्म में पढ़ेंगे हम लोग, आप टेंशन ना लें, सब कल के टर्म में पढ़ेंगे हम लोग। एवरेज जो है, मीन मीडियन मोड, एक और लेक्चर लेंगे हम लोग,
आराम से एक और लेक्चर लेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों आज इतने ही रखते हैं, आज इतने रखते हैं, क्योंकि मेरे ना किसी को वादा कर रखा था 9 बजे मेरे को एक टेस्ट पेपर लेना है। ठीक है, तो मेरे को, हाँ एग्जैक्टली कुछ काम था मेरे को, रैंडम ना प्लान कर रखे होते हैं ना, तभी तो क्लास रहता है उसी हिसाब से। तो आज इतने रखते हैं, कल इसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे। मेरे को एक टेस्ट पेपर डालना भी याद आया, मेरे को 9 बजे एक टेस्ट पेपर डालना है, जो बच्चों को सुबह में 9th के बच्चे ना जिनकी क्लास लिया था मैंने आज यूट्यूब पे, उनका टेस्ट पेपर अपलोड करना बाकी रह गया। हाँ सोफी बोलो दोस्त। तो आज इतने रखते हैं, कल इसको आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। एवरेज स्पीड अलग चीज है अरीब, एवरेज स्पीड अलग, डीपीटी होगी, मैथ्स की डीपीटी होगी, प्रोबेबिलिटी वाली, टेंशन नहीं है। सर आज के सर डीपीटी में सर इससे भी आएगा कुछ क्या? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, सिर्फ प्रोबेबिलिटी की डीपीटी है, कल करेंगे हम लोग। ओके सर, ठीक है। ठीक है, हाँ ठीक है रौनक, कॉल करना क्लास खत्म होने के बाद। ठीक है, चलो ठीक, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। इंग्लिश क्लास लग जाएगी ना, होमवर्क कुछ नहीं है फिलहाल। हाँ हाँ, हमें छोड़ के मत जाओ, चलो अल्लाह हाफिज। अच्छा आप एक बार ना वो पेजेस का एसेस ले लो ना, पेजेस का एसेस ले लो, क्योंकि कुछ लोग नोट। सर डीपीटी टाइम पहले कर दीजिए। डीपीटी टाइम मैं पहले कर दूं, जरा मैं डीपीटी अपलोड तो कर दूं तुम लोग का, फिर पहले कर दूंगा। सर इंग्लिश का नोट्स कब मिलेगा? चलो मैथ्स की डीपीटी अभी मैं आपके 9 बजे लगा दे रहा हूँ, 9 बजे की मैथ्स की डीपीटी आप लोग की। ठीक है सर हाँ, इंग्लिश का नोट्स कब मिलेगा? इंग्लिश का नोट जैसे सर भेजते जाते हैं मैं आपको भेजता जाता हूँ। ठीक है, सर ने किताब बताई, किताब से पढ़ ले आप लोग तो अच्छा रहेगा। सर आप हमें होमवर्क दे दिया करिए, जैसे कि शमशाद सर देते हैं। इंग्लिश में होमवर्क देते हो हिंदी में? यस सर। अच्छा, तो मैं मैथ्स में होमवर्क दिया करूँ? यस सर, अरे सर यार, आसानी ये रहेगी। तो पूरा मैथ का पैकेज पड़ा हुआ है बेटा। जिस दिन मूड में आया ना, मैं क्या बोला हूँ, आप करते रहो पैकेजेस और सब चीजें। ठीक है, मूड में आया तो डायरेक्ट आपको पता पैकेजेस से सवाल में डाल दूंगा टेस्ट पेपर में। ठीक है, तो हमारा डीपीटी अपने में बहुत बेस्ट है, हम जो कर रहे हैं ना मैथ्स में डीपीटी बहुत इनफ है, और एनसीईआरटी आप साथ साथ करते जा रहे हैं, डीपीटी एनसीईआरटी। लेकिन अभी मैं चेंजेस करने वाला हूँ कुछ चीजें ना, टेंशन ना लो, 1-2 चैप्टर अभी और फिनिश हो जाए उसके बाद। ठीक है, चलो अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अरे मैं तो आपको एसएस दिलवा रहा था, 9 बजे डीपीटी आएगी आज रात में 9 बजे। ठीक है, एसएस पेज नंबर 1 का, पेज नंबर 2 का एसएस, ज्यादा नहीं पढ़े हम लोग। ठीक है, चलो अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अब फाइनल वाला अल्लाह हाफिज। नहीं आ रहा, मैं नहीं आ रहा, टेंशन ना लो, नहीं आ रहा।